मैंने जितनी आंखें देखी हर एक में दर्द था। दर्द अलग अलग थे लेकिन कारण मर्द था। अंधभक्ति हर तरह से खराब होती है, चाहे वो किसी नए साधु की हो या किसी नए बाबा की हो या किसी पुराने की हो। कोई भी अंधभक्ति हो वो खराब होती है। जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में हैं उसमें से 90% पेरेंटिंग की वजह से हैं। एक्चुअल स्ट्रॉन्ग मेल फीमेल मैन वुमेन वही होता है जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत सारी मदर्स को ये लगता है कि मैं 24 घंटे अगर घर में रहूंगी तो मैं बहुत अच्छी मदर हूँ। जो हमारी उम्र के लड़के हैं ना, वो अपने पिताओं को गले नहीं लगा पाते। अगर आप सेल्फ अवेयर नहीं हैं तो आप किसी भी रिश्ते में चले जाएं, आप नाकामयाब ही रहेंगे। घर हमारा कोई भी नहीं है, ना मायका हमारा घर है, ना ससुराल हमारा घर है। नो फिल्टर नो लिमिट, सिर्फ रियल बातें। आज हमारे पॉडकास्ट में हम बात करेंगे निधि कौशिक जी से, जो एक स्टोरी टेलर और ऑथर है। तो वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मैम, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे जी कि आप स्टोरी टेलर कैसे बने। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सबकी कुछ कहानियाँ होती हैं और हर किसी को कहानियाँ बताने की आदत होती है। और मुझे ये भी लगता है कि सभी स्टोरी टेलर होते हैं, क्योंकि जब 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, तो हमें ही पता हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर को कैसे स्ट्रेच करके 5 नंबर का बनाते हैं। तो इसलिए हम सब स्टोरी टेलर्स होते हैं। और मैंने एक बार एक लाइन लिखी थी कि मेरे आसपास कहानियाँ घूम रही थी और मैं उन्हें किताबों में ढूंढ रही थी। बचपन से ही मुझे किताबें पढ़ने का काफ़ी शौक था और मैं कहानियाँ पढ़ती थी, बट मुझे ऐसा लगता था कि कुछ मिसिंग है, क्योंकि सारी कहानियाँ आपकी ज़िंदगी से रिलेट नहीं करती हैं। और जब हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं तो उनकी आंखों में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो कभी किसी को कह नहीं पाते, और एक्चुअली वही सबसे खूबसूरत कहानियाँ होती हैं। तो वहीं से मैंने लोगों की आंखों को पढ़ के उनकी कहानियाँ लिखना शुरू किया। मैम, आपकी पहली किताब है लड़के रोते नहीं। जी। तो आपको मतलब जो आपने पहली किताब लिखी लड़कों के रोते नहीं उस पर लिखी, तो आपको उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और उस किताब के बारे में कुछ बताइए। ये एक्चुअली मेरी एक कविता है, लड़के रोते नहीं। और इसकी इंस्पिरेशन कैसे आई कि मैं एक इवेंट में गई हुई थी, और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, और हरियाणा में आपको पता है फीमेल्स की हालत शुरू से ही थोड़ी ऐसी ही रही है। और वो जो इवेंट था वो भी फीमेल ओरिएंटेड था, बट वहाँ पे जब मैंने फीमेल्स को देखा तो मैंने 2 लाइनें लिखी कि मैंने जितनी आंखें देखी हर एक में दर्द था। दर्द अलग अलग थे लेकिन कारण मर्द था। गजब मैम, गजब। बट मैं जब वापस आई ना और कैब से उतरी तो मेरा बेटा जोर से दौड़ कर आया और मेरे गले से आके लग गया। तो तब मैंने लिखा था कि जो बचपन में दौड़कर माँ की छाती से चिपक जाते हैं, जरा सी खरोच आने पर आसमान सर पे उठाते हैं, कोई बुरा सपना आने पर सहम कर उठ जाने वाले वो लड़के बड़े होकर किसी की जिंदगी को बुरा सपना कैसे बनाते हैं। लड़के रोते नहीं, लड़के शर्माते भी नहीं हैं। लड़कों को कौन सिखाता है? हम ही तो सिखाते हैं। और फिर शिकायत भी हमें ही रहती है जब वो पत्थर दिल हो जाते हैं। पर क्या सोचा है कभी कि हम जैसी कोमल माँओं से पैदा होने वाले वो नन्हे नन्हे फूल बड़े होकर सूखा पत्ता कैसे बन जाते हैं? एक्चुअली क्या है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में हैं उसमें से 90% पेरेंटिंग की वजह से हैं। अगर हमारी माएँ सशक्त हो जाएंगी ना तो ये समाज अपने आप सशक्त हो जाएगा। हमें ये लगता है कि अरे इतनी बड़ी दुनिया का सामना कैसे करेगा मेरा बेटा, तो चलो इसको ना हम इमोशन छुपाना सिखा देते हैं और जिम्मेदारियों में जकड़ देते हैं, तो शायद ये बेहतर इंसान बन जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल स्ट्रॉन्ग मेल फीमेल मैन वुमेन वही होता है जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये आइडिया भी वहाँ से आया। और ये पूरी जो किताब है मेरी लड़के रोते नहीं, ये सिर्फ मेल के ही नहीं, पूरी सोसाइटी कैसे इमोशंस पर टिकी हुई है और इमोशंस कितना ज़रूरी हैं हम सभी की लाइफ में, उसके बारे में है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी की ऐसी आइडियोलॉजी बन गई है कि लड़के रोते नहीं। जी। वो कहीं ना कहीं मतलब जैसा होता है ना कि लड़कियों को जितना प्यार उनके पेरेंट्स से मिलता है, जी, वो खासकर जब बात करेंगे पिता और बेटे की, तो अब बहुत ही कम मिलता है कि पिता अपने बेटे को उस तरीके से गले लगा रहा हो, क्योंकि वो चाहता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनाना। तो आपको लगता है ये सही है या कहीं ना कहीं सोसाइटी में इसमें सुधार आना चाहिए? स्पेशली मिलेनियल्स में ऐसा होता है कि जो हमारी उम्र के लड़के हैं ना, वो अपने पिताओं को गले नहीं लगा पाते। क्योंकि मैंने इस पे भी कुछ लिखा था कि जब बेटा बाहर से आता है ना तो बैग पटकते ही पहले माँ को ढूंढता है। पिता सामने अखबार पढ़ रहे होते हैं लेकिन वो बाप के पास नहीं जाता। वो बाप के पैर तो छू लेता है पर कभी भी उसके गले तक ना अपनी बाहें नहीं पहुंचा पाता है। क्योंकि आज के समय में भी पिताओं को बेटों से गले लगने के लिए 2 पुरुषों के अहम की हत्या करनी पड़ती है। हमारी जो मेल ईगो होती है ना,
वो बहुत फ्रेजाइल होती है। जो आदमियों की मेल ईगो है वो इतनी फ्रेजाइल है कि वो दूसरे आदमी के सामने भी नहीं झुक सकते, औरत तो बहुत दूर की बात है। तो वो कहीं ना कहीं बेटे और पिता के बीच में जो उनसे पहले उनकी जो मेल ईगो है वो आके खड़ी हो जाती है। वो आज भी उन्हें एक दूसरे के इमोशन एक्सप्रेस करने से रोकती है। तो जिस दिन हम उस ईगो को साइड रख के इमोशंस को एक्सप्रेस करने लग जाएंगे और लड़कों को या मेल को हम ये महसूस करा देंगे कि इट्स ओके टू एक्सप्रेस, तो शायद ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, कि बेटों को भी गला लगाया जाए। बिल्कुल। आप महिलाओं की बहुत बात करती हैं, तो क्या आप फेमिनिस्ट हैं? मैं फेमिनिस्ट हूँ और मैं बिल्कुल प्राउडली कहती हूँ मैं फेमिनिस्ट हूँ। हालांकि लोगों को आजकल फेमिनिस्ट शब्द एक गाली लगता है, बट फेमिनिज्म एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है अगर आप उसको अच्छे तरीके से समझें, उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। फेमिनिज्म इज़ नॉट अबाउट कि मैं 2 सिगरेट और 4 पैग लगा के किसी लड़के को पीट दूंगी। फेमिनिज्म इज़ अबाउट कि जो राइट्स मेरी सोसाइटी में मेरे भाई को मिले हैं वो मुझे भी मिलने चाहिए। चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो अपना पसंद का जो कार्य क्षेत्र है वो चुनने का अधिकार हो, या फिर अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार हो, अपना पैसा कमाने का अधिकार हो, जो ससुराल है वहाँ पे जाने के बाद मुझे समान अधिकार मिले जो वहाँ पर मेरे पति को मिलते हैं। तो ये फेमिनिज्म है। इज्जत और एक प्यार जो बिल्कुल, जो पे पैरिटी हम कहते हैं कि यार ये तो लड़की है, क्या ही काम करेगी, 6 बजे निकल जाएगी, तो इसकी सैलरी कम रखो, आदमी की थोड़ी ज्यादा रखो। अरे इसको नौकरी पे मत रखो, कल को बच्चा हो जाएगा तो नौकरी छोड़ के चली जाएगी। ये अधिकार जो होते हैं ये फेमिनिज्म होता है। फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट कि मुझे लड़का बनना है, फेमिनिज्म इज अबाउट कि लड़कियों को इंसान समझा जाए। टोटली एग्री। पर लड़कियों को है ना, ये फेमिनिज्म आपने कहा, जो आपने बातें रखी है उससे मैं टोटली एग्री करता हूँ। पर आजकल ओपन माइंडनेस के चक्कर में बहुत लड़कियां जो है कि ड्रिंकिंग, लेट नाइट पार्टीज और स्मोकिंग में इंडल्ज होती जा रही है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो फेमिनिज्म नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उसको फेमिनिज्म से ज़बरदस्ती जोड़ा जाता है। वो अपनी लाइफ की चॉइस है। बट एक बात और फिर मैं कहूँगी कि अगर सिगरेट पीने से आदमी के फेफड़े खराब होते हैं तो औरत का चरित्र कैसे खराब हो जाता है? ये बात औरत के भी फेफड़े ही खराब हो जाते हैं। बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छी बात कही आपने। कहीं ना कहीं सोसाइटी को समझना चाहिए ये बात कि मतलब इंसान, आदमी के तो फेफड़े खराब हो रहे हैं पर लड़कियों का कैरेक्टर खराब हो रहा है। यस, अगर लड़का वहां पे सिगरेट पी रहा है तो वो अपने आप को हार्म कर रहा है और अपने आसपास खड़े 4 लोगों को भी पैसिव स्मोकिंग की वजह से हार्म कर रहा है। लड़की भी वही कर रही है। इट्स नॉट अबाउट हर कैरेक्टर एंड इट्स नॉट अबाउट फेमिनिज्म। इसका फेमिनिज्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो इसकी लाइफ चॉइस है। अगर वो अपनी ज़िंदगी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग में ख़राब करना चाहती है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, बिल्कुल करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको फेमिनिज्म से ना जोड़ें, वो लाइफ चॉइसेस में आता है, फेमिनिज्म में बिल्कुल नहीं आता है। आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है जी। तो मुझे ऐसा लगता है, या शायद हो भी, कि मोस्टली जो सोशल मीडिया पे है ना, मेल ज़्यादा है फीमेल्स के अकॉर्डिंग, अग्री है ना? तो आप ये फेमिनिस्ट की जो वेव्स है इसको कैसे देखते हो आप? सोसाइटी में भी मेल ज़्यादा है, हाँ, इसलिए सोशल मीडिया पर भी मेल ज़्यादा है। दूसरा यह है कि अभी भी हमें ऐसा लगता है कि फेमिनिज्म आ गया है, सारी लड़कियां बहुत बोल्ड हो गई हैं। अरे आप जाइए तो गांव में अभी भी वो 2 घड़े सर पे रख के पानी भर रही हैं। अभी भी वो लड़का पैदा करने के प्रेशर में 6-6 लड़कियां पैदा कर रही हैं। ओके। हम प्रॉब्लम ये है कि हमने सोशल मीडिया को सच मान लिया है, हमने सोशल मीडिया को ही दुनिया मान लिया है। दुनिया को हम देखना भूल ही गए हैं। हमने लेंस इतना छोटा कर लिया है, इतना छोटा कर लिया है दुनिया को देखने का, कि हमें लगता है कि जो इंस्टाग्राम पे है वही सच है, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड है वही रियलिटी है। ऐसा नहीं है। बहुत सारी महिलाएं अभी भी ऐसी हैं, गांव में जाएंगे, ऐसे तबकों में जाएंगे जहां अभी तक नल की सुविधा नहीं है, बिजली नहीं आती, तो वहां पे जाके देखो यार औरतों की हालत क्या है। उनको ये भी नहीं पता कि उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, उनको ये नहीं पता कि फीमेल्स के राइट्स भी होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना सोशल मीडिया के लेंस से थोड़ा सा बाहर निकल के दुनिया को देखना चाहिए। इवन यूथ को बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को अलग अलग जगह पे घुमाइए, उन्हें भेजिए देखने के लिए कि दुनिया अभी भी कैसी, जहाँ पर नेटवर्क नहीं आते, जहाँ पर इंस्टाग्राम नहीं चलता, जहाँ पर फ़ोन नहीं है, वहाँ पर जाकर दुनिया देखें तो आपको शायद एक अलग दुनिया नज़र आएगी और आपका ये जो पर्दा है फेमिनिज्म का या फिर इंस्टाग्राम का, ये हट जाएगा दुनिया को देखने के नज़रिए से। तो हमें रियल वर्ल्ड में जाकर इस चीज़ को देखना चाहिए कि लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियाँ कम हैं,
एक्चुअली हैं, और आज भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने बेसिक राइट से वंचित हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मिथ पता है क्या है? माई पॉइंट ऑफ व्यू इज द ओनली पॉइंट ऑफ व्यू। नो, यहाँ पे जितने लोग हैं हर एक का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो लोग अपने आप को जस्टिफाई, अपने आप को मतलब सही साबित करने में लग जाते हैं सोशल मीडिया पे, जो कि मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। हाल ही में आपकी एक बुक लॉन्च हुई है जी, उसके बारे में कुछ बताइए मैम। मेरी जो नई बुक है उसका टाइटल है द फिक्शनल मैन, क्योंकि रियल मैन तो आपने देख ही लिए कैसे हो रहे हैं, तो उम्मीद ये जो है पूरी वो करेगा फिक्शनल मैन। एक्चुअली ये मैं मजाक कर रही हूँ। फिक्शनल मैन एक ऐसी फीमेल की कहानी है जो अपनी शादी में खुश नहीं है, लेकिन वो किताबों की दुनिया में बहुत रहती है। तो एक दिन ऐसा होता है कि उसकी किताबों की दुनिया से एक आदमी आता है और उसकी रियलिटी में आकर वो खड़ा हो जाता है और वो उसके साथ ही जीने लगती है अपनी रियलिटी। तो ये इस बारे में है कि अंत तक आप इसको इसलिए पढ़ें कि वो आदमी सच में है या सिर्फ वो उसको इमेजिन कर रही है। बस मुझे ना एक क्वेश्चन बहुत मन कर रहा है आपसे पूछने का, कि जैसे कि एक फिक्शनल मैन आपने बताया वो है नहीं, हाँ जी, तो वो उसके आने से जो उसकी रियल लाइफ है उस पर तो बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। बहुत ज़्यादा। तो ये उसी की कहानी है कि कैसे वो फिक्शनल को रियलिटी समझ लेती है और उसकी पूरी लाइफ उथल पुथल हो जाती है। और इसमें एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि हम अक्सर ये कहते हैं कि प्यार या तो गलत टाइम पे होता है या गलत इंसान से होता है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर वो सच में प्रेम है तो ना तो वो इंसान गलत है, ना वो वक्त गलत है। आपने बताया मेल्स ज़्यादा है, फीमेल्स कम है, सोशल मीडिया पे भी और रियल लाइफ में भी। तो जैसे आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो आपको बहुत कहीं ना कहीं बहुत से ऐसी चीज़ों का सामना भी करना पड़ता होगा कि गो बैक टू किचन एंड वॉश डिशेज, ये मेरी वीडियो पे लिखा हुआ था। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि बेस्ट तरीका इनसे डील करने का है कि इनको इग्नोर कर दो, इनको देखो ही मत, क्योंकि चेंज की स्क्रीन के पीछे ना वो आदमी अपने आप को राजा समझ रहा है। उसको अगर अभी हम यहाँ पे बिठा देंगे तो शायद एक शब्द भी ना बोल पाए। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी लाइफ पे क्यों ही फर्क पड़ना चाहिए। फिर कभी कभी मेरा मन करता है कि यार यंगस्टर्स हैं, इनको थोड़ा सा समझाया जाए। तो मैं कई बार क्या करती हूँ, स्क्रीनशॉट लेके उनको भेज देती हूँ, उनके कमेंट का फिर मैसेज में भेजती हूँ उनको मैं। फिर वो सॉरी बोलते हैं, कहते दीदी हमारा ये मतलब नहीं था, हमें तो ऐसा लगा था कि आप ये कमेंट पढ़ेंगे भी नहीं। आप माइंडसेट देखिए, उनको लगता है कि कमेंट कोई पढ़ेगा भी नहीं, वो अपनी बस कहीं और की फ्रस्ट्रेशन उस कमेंट सेक्शन में निकाल रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन दीज डेज डंपिंग बॉक्स। तो अगर कोई कुछ डंप कर रहा है तो आपको इसको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि आप कचरे में अगर हाथ मारने लगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदबूदार हो जाएगी। वो फाइनली उसको रियलाइज हो गया कि बेटा अब तू फंस जाएगा। जी। आप बहुत कविताएं भी पढ़ती है, तो हम चाहेंगे आप एक कविता सुनाएं हमें। ये कविता एक्चुअली लड़का और लड़की दोनों रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारी लड़कियों की शादी होती है और हम ससुराल चले जाते हैं तो लौट कर जब मायके जाते हैं ना, पता नहीं यार वो घर ना अपना नहीं लगता। और ऐसे ही जब कोई लड़का नौकरी करने घर से दूर रहता है ना, वो चाहे 1 BHK के फ्लैट में रह रहा हो, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ रह रहा हो, जब वो लौट कर आता है ना उसे घर अलग लगता है थोड़ा सा। तो मैंने उस पर लिखा था कि जब भी छुट्टियों में घर जाता हूँ, थोड़ा घर बदल जाता है, थोड़ा मैं बदल जाता हूँ। पिता मुझे कुछ बूढ़े नजर आते हैं, मैं उन्हें थोड़ा बड़ा नजर आता हूँ। माँ कुछ और भोली हो जाती है, मैं खुद को और समझदार पाता हूँ। झुर्रियाँ चेहरे पर उनके बढ़ती हैं, कंधे में अपने झुके हुए पाता हूँ। अब वो मुझसे शिकायत नहीं करते, क्योंकि अब मैं उनका मौन समझ जाता हूँ। पहले जब घर से निकलता था तो पैसे हाथ पर रखकर कहते थे, बेटा खर्चे की चिंता मत करना। अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि घर छोड़ते वक्त यही बात मैं दोहराता हूँ। हर बार जब भी छुट्टियों में घर जाता हूँ, माँ बाप थोड़े थोड़े औलाद हो जाते हैं और मैं खुद को थोड़ा थोड़ा माँ बाप पाता हूँ। वाह। हम ना हमेशा माँ बाप की स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं, माँ बाप के इमोशंस के बारे में बात करते हैं, जो कि करनी भी चाहिए। बट कभी कभी ना उसी वक्त, उसी पिक्चर में, उसी फ्रेम में बच्चा क्या फील कर रहा होता है उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम जवान होते हैं ना, अक्सर ही हमारे इमोशंस को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है और हम बड़े ही अच्छे से बच्चे के, माँ के, बूढ़ों के इमोशंस को एक्सप्रेस कर लेते हैं, फील कर लेते हैं। बट जवानी में हमें ऐसा लगता है कि अरे हम तो सब देख लेंगे। बट वो एक अंदर जो बच्चा छुपा होता है ना, उसके इमोशंस को हाईलाइट करना, एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहीं ना कहीं उसी बच्चे के इमोशन है जिस पे जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, माँ बाप से दूर रहना भी ज़रूरी है और जिम्मेदारियाँ उठाना भी ज़रूरी है। आपको ये नहीं लगता कि ओवररेटेड है ये जेन ज़ी और बूमर मिलेनियल का स्ट्रगल? जैसे कि आप अपने पेरेंट्स की बात करते हैं, कोई बच्चों की बात क्यों नहीं करता?
मुझे ऐसा लगता है कि हर जनरेशन को ये लगता है कि हम ज़्यादा बेहतर थे और अगली जनरेशन तो जो है ना वो बहुत ही निकम्मी निकल आई है, जमा की बकवास है, इनके तो संस्कार ही नहीं है, इनको तो कुछ भी नहीं आता है। ये जनरेशन को पैदा करने वाले हम, इनको बड़े करने वाले हम, इनको फैसिलिटीज़ देने वाले हम, फिर जनरेशन कैसे खराब हो गई? सही बात है। हम पहले एक ब्लैक एंड वाइट टीवी देखते थे, जी। हमसे पहले वाली जनरेशन ने फिर एक रंगीन टीवी का इजाद किया। रंगीन टीवी उनकी भी ज़रूरत थी इसलिए शायद उन्होंने बनाया। फिर इंटरनेट आया, इंटरनेट एक जनरेशन की ज़रूरत थी, अगली यूज़ कर रही है। तो बनाने वाली जनरेशन ख़राब है कि यूज़ करने वाली ख़राब? इट्स ऑल अबाउट हाउ टू यूज़ इट। तो हर जनरेशन में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, समझदार भी होते हैं, निकम्मे भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, समाज को ख़राब करने वाले भी होते हैं, सही करने वाले भी होते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट जनरेशन्स, इट्स अबाउट पर्सन कि कौन इंसान कैसा है। तो हम एक इंसान को उठा के पूरी जनरेशन को ब्लेम नहीं कर सकते। जैसे हम कह रहे हैं कि जेन जी बहुत ख़राब है, जेन जी ऐसा करती है। अभी जैसे हम कमेंट सेक्शन की बात कर रहे थे, चलती है सोशल मीडिया में, बट जेन जी एक अननेसेसरी बुलशिट भी तो बर्दाश्त नहीं करती ना। वो ब्लंट है, वो बोल देते हैं नहीं है पसंद भाई, बिल्कुल नहीं करेंगे बर्दाश्त। तो ये कितनी अच्छी बात है। हम जैसे बर्दाश्त करते हैं और फिर 30 साल तक ट्रॉमा अपने कंधों पर ढोते रहते हैं, फिर हम शिकायतें करते हैं। तो ये विक्टिम मेंटालिटी है। तो मुझे जेनजी इस मामले में बहुत अच्छी लगती है कि कहीं नहीं बेटर। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ब्लंट है और वो सच बोल देते हैं। हम लोग को आदत हो गई है, हमारे पेरेंट्स से हमें सीखा कि स्ट्रगल कर लो। हमें विक्टिमहुड की आदत है, हमें थोड़ा सा आदत है ट्रॉमा को, बड़ा दुख में रहने की। हम दुख को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं कि अरे मेरी बहुत स्ट्रगल रही है। किसी से भी पूछेंगे ना जैसे यार तेरा तो बढ़िया है, नहीं यार मेरा कहाँ बढ़िया, मतलब उसको बढ़िया रहने में मजा नहीं आ रहा, उसको ये बताने में मजा नहीं मैं भी बढ़िया नहीं हूँ। हाँ, तो हम क्यों नहीं एक्सेप्टेंस आ रही है हमारे हमने, हाँ भाई सब सही चल रहा है, क्या दिक्कत है? जेन से इस मामले में बहुत सॉर्टेड है। अच्छा, आजकल के जो रिलेशंस है उसमें मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहूंगा कि मतलब मोस्टली देखा जा रहा है कि वो रिलेशनशिप आजकल काम नहीं कर रहा है। तो आपको क्या लगता है इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है? मिलेनियल्स के रिलेशनशिप जो टूट रहे हैं वो ऐसा हुआ कि जो 10, 15, 20 साल पहले शादियां हुई थी उनमें कुछ शादियां जोर ज़बरदस्ती से करवाई गई थी, कुछ शादियां ऐसी थी कि भाई एक कॉम्प्रोमाइज़ थी। अभी ऐसा हुआ कि लोगों को समझ में आने लगा कि जब ये रिश्ता एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे कोई ग्रोथ नहीं दे रहा है, हम दोनों एक दूसरे के लिए टॉक्सिक हो गए हैं, तो क्यों ना हम अलग अलग रह के खुश रहें। ये सामने वाले के लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। तो आपने देखा होगा जो रिसेंटली मिलेनियल्स के या उनसे पुराने लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि वो दोनों सहमत हैं अलग रहने के लिए। तो इसमें कितना पीस है कि अगर आप दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को थोप नहीं रहे हो, रोज़ लड़ नहीं रहे हो और उसकी बजाय आपस में बातचीत करके अलग हो जा रहे हो, तो इसमें कितना सुकून। दूसरी जो रिलेशनशिप्स की बात आती है सोशल मीडिया पर, वो चीटिंग वाले रिलेशनशिप की अगर अलग होने की बात करें, वो जो नहीं चल पाते चीटिंग की वजह से, उसमें ये है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आपको चीनी भी मैं ज़्यादा मात्रा में दे दूँ तो भी आप बीमार हो जाएंगे। मीठा, नमकीन, कड़वा जो भी ज़्यादा मात्रा में मिलेगा वो आपको शरीर में, आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गलत ही करेगा। तो इतना ज़्यादा एक्सेस हो गया है हमारे पास कि अभी अगर किसी से हमारी लड़ाई हुई तो हम अगले पल किसी और के सामने उसके बारे में रोते रहते हैं। हम बहुत जल्दी अगले रिलेशनशिप पे जंप कर जाते हैं या किसी दोस्त को बताने लगते हैं, और जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आता है तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप खराब होता ही होता है ना। आप अपने आंसू लेकर किसी और के पास जाते हैं, फिर वो आंसू पोंछने वाला तो फिर आपको आंसू दे देता है। तो जब तक आप अपने आंसू खुद पोंछना नहीं सीखते ना, तो यही साइकिल जो है वो आपकी लाइफ में चलता रहता है। तो इट्स अबाउट कि आप सेल्फ अवेयर कितने हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम ना अकेले रहने में हमें बड़ी तकलीफ होती है आजकल। हम अपनी ही कंपनी एंजॉय नहीं कर पाते, तो दूसरा क्या खाक करेगा? सही बात। जब तक हम सेल्फ अवेयर नहीं होंगे, अपने आप को हील नहीं करेंगे, तब तक हम एक रिलेशनशिप में आने के लायक ही नहीं होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम ढूंढते रहते और हर बार हमें लगता है कि यार मुझसे तो कोई प्यार नहीं करता, मेरे लिए तो शायद कोई बना ही नहीं है, मैं ही दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूँ कि जिसे सब धोखा दे के चले जाते हैं। नहीं, आपको हर वक्त रिलेशनशिप में रहने की ज़रूरत नहीं है और आप ज़बरदस्ती थोप रहे हैं खुद पे। बिल्कुल।
मतलब मोस्टली देखा जाता है सब ना डिपेंडेंट रहना चाहते हैं। जी जी कोई वही है ना कि मैं अपने आंसू कोई नहीं पहुंचना चाहता कि कोई आके आंसू पहुंच जाए, जी फिर वो आंसू दे देता है, फिर वो भी प्रॉब्लम है। वही। तो कहीं ना कहीं अपने आप को खुद सेल्फ केयर वाली बात है। हाँ, यदि हम आप जितने भी लोग हैं एक ही जगह पे रह रहे हैं, ऑलमोस्ट एक ही माहौल में पले बड़े हैं, तो हम सबकी जो साइकोलॉजी है वो ऑलमोस्ट सेम है। अभी क्या होता है कि एक बच्चे का अगर ब्रेकअप हुआ तो वो अगली स्टोरी हुक्का पीते हुए बार में डाल रहा होता है कि मूव ऑन हो गया हूँ मैं तो अब देखना अपनी लाइफ सेटल कर लूंगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अरे भैया रो, अगर कोई आपकी जिंदगी से इंसान चला गया उसका आपको फर्क पड़ेगा ना। Exactly. क्यों नहीं पड़ेगा? तो आपको उसको दिखाने में क्या दिक्कत है? अपने ही इमोशंस को आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हो कि हाँ मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, आप एक्सेप्टेंस ही नहीं है आप में, और फिर आप चाहते हैं कि दूसरा कोई आपके इमोशंस को संभाल के रखे। सॉरी, अगर आप सेल्फ अवेयर नहीं है तो आप किसी भी रिश्ते में चले जाएं, आप नाकामयाब ही रहेंगे। सोसाइटी में एक बहुत कंजर्वेटिव सोच है कि लड़कियों को आज़ादी देंगे तो वो बिगड़ जाएगी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर आपको लगता है कि लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बिगड़ना है तो मुझे बिगड़ी हुई लड़कियां बहुत पसंद हैं। इट्स ओके, बिगड़ी हुई लड़कियां होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आज़ादी का मतलब किस चीज़ से है? आज़ादी का मतलब ये है कि अगर आप उनको पढ़ा लिखा देंगे, आप उनको नौकरी करने देंगे, आप उनको घर से बाहर जाने देंगे, उनकी मर्जी के कपड़े पहनने देंगे, तो वो बिगड़ जाएंगी। बिगड़ने में क्या आता है, इधर उनका रेप हो जाएगा या वो लड़कों के साथ बाहर जाएंगी या उनका कोई गलत फ़ायदा उठा लेगा। तो वो कर कौन रहा है? वो तो लड़के कर रहे हैं। तो फिर लड़कियाँ कैसे बिगड़ी? बिगड़े हुए तो लड़के हैं, इसलिए लड़की की लाइफ खराब हुई ना। हाँ, कहीं ना कहीं बहुत से लोग मतलब सोसाइटी में ऐसा कहते हैं कि लड़कियों के कपड़े कारण होते हैं रेप का, मतलब नजर नहीं देखेंगे वो किसकी। तो आपको लगता है कि इसमें कैसे सुधार और क्या कहना चाहेंगे? अब डायपर वाली का भी होता है ना रेप तो। हाँ। अब उसको क्या पहनाएं हम? साड़ी तो नहीं पहना सकते 6 महीने के बच्चे को, ना 6 साल के बच्चे को आप गली में खेलने से रोक सकते हो, ना आप अपने खुद के दादा पिता चाचा रेप करते हैं। इंडिया में एप्स्टीन फाइल आने के बाद कोई डिस्कम्फर्ट नहीं देखा मैंने लोगों के चेहरे पर। क्यों नहीं देखा? क्योंकि यहाँ तो एप्स्टीन फाइल्स जैसे केसेस रोज हो रहे हैं ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। प्रॉब्लम यह है कि जब तक हमारे साथ नहीं होता या हमारे किसी अपने के साथ नहीं होता, हमें किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। हम ना बहुत इंडियंस ना बहुत मोटी चमड़ी वाले लोग हैं। हाँ, इन चीज़ हमें आदत बहुत पड़ गई है। हमें आदत पड़ गई है और हम बहुत इजीली कहते हैं होता है, चलता है, कोई बात नहीं। ये जो मेंटालिटी है ना इंडिया की, ये सबसे खराब मेंटालिटी है। तो कपड़ों का लड़की से, अगर मान लो पूरी दुनिया में लड़कियां ही लड़कियां होती तो वो कुछ भी पहनती, बिल्कुल पहनती, कुछ होता ही नहीं। तो रेप का कारण कौन है? लड़के हैं ना। हाँ। कपड़े कहाँ से बीच में आ गए? सही बात। तो फिर 90 साल की 80 साल की बूढ़ी का रेप नहीं होता, 6 महीने की लड़की का बच्ची का रेप नहीं होता, 6 साल की बच्ची का रेप नहीं होता, खुद के दादा पिता चाचा रेप नहीं करते। अगर कपड़े कारण होते तो मेंटालिटी कारण है, शिक्षा कारण। ये भी देखा गया है जैसे लड़कियों को कुछ प्रॉब्लम होती है तो घर पे आके यदि बताती है कि पापा या कोई भी उनके फैमिली मेंबर्स होंगे कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, किसी ने मुझे कुछ बोला, तो वो उनको ही समझाइश देने लगते हैं। मतलब लड़की जाए कहाँ? वो ये सोच के आई है कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी, तो उससे ही कह देते हैं कि तू वहाँ क्यों गई थी, तूने ऐसा क्यों पहना था, तूने वैसा क्यों किया था। तो ये बहुत देखने में मिलता है सोसाइटी। क्योंकि लड़कियों को बचपन से ये समझाया गया है कि तुम घर की इज्जत हो। हम दोनों कंधों पे इज्जत लेके चल रहे हैं, एक पे मायके की, एक पे ससुराल की। प्रॉब्लम ये है कि घर हमारा कोई भी नहीं है, ना मायका हमारा घर है ना ससुराल हमारा घर है, फिर भी दोनों की इज्जत हम संभालें। जब जायदाद लड़के की है तो इज्जत लड़की की क्यों है? फिर लड़का ही घर की इज्जत है। कोई पिता लड़के को क्यों नहीं कहता कि भाई तूने रेप किया है तो चल जेल में? कोई कॉलर से पकड़ के नहीं लेके जाता जेल में अपने बेटे को, छुपाएंगे। अल्टीमेटली बचाता ही है। तो वैसे ही लड़की की को कहते हैं कि तुम हमारे घर की इज्जत हो, अगर किसी को पता चल गया तो हमारे घर की इज्जत नीलाम हो जाएगी, तो इसलिए छुपाते हैं। वो घर की इज्जत का ठेका मतलब बेटियों ने ले रखा है। बेटे घर हमारा कोई भी नहीं है। हाँ, इज्जत दोनों तरफ की है। पर मैम आप ओशो को भी फॉलो करते हैं, तो इसका क्या कारण है? मैं ओशो को पढ़ती हूँ और मैं सिर्फ ओशो को नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि ओशो ने खुद कहा है कि पहले जाने फिर माने। अंधभक्ति हर तरह से खराब होती है, चाहे वो ओशो की हो, चाहे वो किसी नए साधु की हो या किसी नए बाबा की हो या किसी पुराने की हो। कोई भी अंधभक्ति हो वो खराब होती है। तो मेरी कोशिश रहती है जीवन को जानने की। ओशो मेरे जीवन में जब से आए तब से मुझे एक चीज़ की क्लैरिटी हो गई कि हम कुछ अलग करने के लिए पैदा हुए हैं। अगर बुद्ध हो सकते हैं तो हम भी कुछ ना कुछ तो हो ही सकते हैं। हम बुद्ध से ऊपर भी हो सकते हैं अगर हम खुद को पहचाने तो ओशो
मैं इसलिए पढ़ती हूँ कि ओशो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। और मैं हर इंसान को एक बार ओशो पढ़ने के लिए रेकमेंड इसलिए करती हूँ कि आप जब ओशो को पढ़ते हैं तो आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, आप विचार करते हैं। और आज के टाइम पे हम इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं, हम सोचते नहीं है। जो आपने कमेंट्स की बात की थी ना, वो इंस्टेंट रिएक्शन होता है। अगर उसी बारे में 2 मिनट कोई बैठ के सोच लेगा ना, तो वो कमेंट कभी नहीं करेगा। वो इंस्टेंट रिएक्शन यूथ बहुत करने लगा है, वो सोचता नहीं है। तो यूथ को अगर आपको सोचने पर मजबूर करना है या विजडम की ओर ले जाना है, तो एवरीवन शुड रीड ओशो। तो ओशो मुझे इसलिए मेरे जीवन में जब से आए हैं, मैंने बहुत ही पॉजिटिवली सोचना शुरू किया है चीज़ों पर, और बहुत ही ज़्यादा सेल्फ अवेयर मैं हो गई हूँ। तो अवेयरनेस के लिए और सोचने के लिए ओशो को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ ओशो के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बहुत सारे लोग ना ओशो को नकार देते हैं, ये कह देते हैं कि वो तो सेक्स गुरु थे। आप ये सोचिए कि जो लोग ओशो को पढ़ते हैं वो कभी नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ा है। और जो नहीं पढ़ते वो ऐसा कहते हैं, वो उनको सिरे से रिजेक्ट कर देते हैं। भाई जब तुमने पढ़ा ही नहीं तो रिजेक्शन का राइट कहाँ से आया तुम्हारे पास? जब पढ़ोगे, समझोगे और फिर तुम्हें लगे कि हाँ गलत है, तो यू शुड रिजेक्ट। आपको कौन रोक रहा है? अब आप इस कमरे से, ये जो दरवाजा है, इसके अंदर गए ही नहीं, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि अंदर क्या क्या है? हाँ, मैं अंदर जाके आई हूँ, मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं वहां जाके आई हूँ। प्रॉब्लम यह है कि हमारी सोसाइटी में ओशो को नकारा उन्हीं लोगों ने जिन्होंने पढ़ाई नहीं है। और बहुत सारे लोग ये एडमिट करने से भी डरते हैं कि उन्होंने ओशो को पढ़ा है। जितने भी बाबा आप आजकल ज्ञान बांटते हुए देख रहे हैं ना, आधे से ज्यादा ओशो का पढ़ा हुआ बोल रहे हैं। तो वो एडमिट करने से डरते हैं लोग कि हमने पढ़ा है। बट मैं तो सरेआम कहती हूँ कि मैंने पढ़ा है, और उसमें सेक्स गुरु वाला कोई मुझे पॉइंट समझ में नहीं आया। हालांकि वो अपनी कही हुई बातों को बहुत बार खुद काट देते हैं, और लोग इस पे भी उनको बड़ा ही ट्रोल भी करते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। मैं जो 5 साल की निधि कौशिक थी, मैं 35 साल में वो निधि कौशिक नहीं हूँ। तो जो 5 साल में की उम्र में मैंने बोला होगा या जो मैंने गलत कहा होगा, आज मैं उससे सीख के 35 साल की उम्र में उसको काट सकती हूँ, उसको नकार सकती हूँ, उसको क्रॉस कर सकती हूँ। क्या दिक्कत है? हम हर रोज ग्रो हो रहे हैं, हर रोज सीख रहे हैं। तो अगर ओशो ने अपनी कही हुई बात को कभी कहीं काट दिया तो उसमें दिक्कत क्या है? ओशो को आज भी लोग फॉलो करते हैं, मतलब इतने वैलिड कैसे है वो आज भी? वो एक्चुअली अपने समय से पहले पैदा हुए। जब जो बातें उन्होंने बोली वो आज के टाइम में लागू होती हैं, और शायद इसलिए जो हमारे प्रीवियस जनरेशन्स थे उनको समझ नहीं पाई। और ओशो आज ही नहीं, अगले 100 सालों तक भी वैलिड रहेंगे, क्योंकि उनकी बातें इतनी तार्किक होती हैं, इतनी रेलिवेंट होती हैं कि वो आज के समय पे सटीक बैठती हैं। और ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन थॉट्स और ह्यूमन कॉन्शियसनेस के ऊपर उन्होंने बहुत बोला है। और हम सब ह्यूमन हैं, तो इसलिए हम उनकी बातों से रिलेट कर पाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो हमारी जनरेशन है वो हमारी प्रीवियस जनरेशन से ज़्यादा कॉन्शियस है। और जैसे जैसे ज़माना बदला, ओशो और ज़्यादा वैलिड होते गए, और ज़माना जैसे जैसे और बदलेगा, ओशो और वैलिड होते जाएंगे। वो अपने समय से पहले थे, इसलिए उनका तिरस्कार भी हुआ, इसलिए उनकी आकस्मिक मृत्यु भी हुई, इसलिए उनको जेल भी हुई, उन पे केसेस भी हुए। वो इसलिए हुए क्योंकि लोग उस टाइम पे उनको एक्सेप्टेंस नहीं थी उनकी। और ये हमारे देश में जितने भी अच्छे गुरु हुए हैं या जिन्होंने समाज को जगाने की कोशिश की है, उनका लगभग वही हाल हुआ है जो ओशो का हुआ। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ओशो को लोग नकारते रहे। बट ये फैक्ट है कि अगले 100 सालों तक, 200 सालों तक भी ओशो वैलिड रहे। वो कहते हैं ना, सयानों का कहा हुआ और आंवले का खाया हुआ बाद में पता चलता है। तो आंवला अगर आप खाते हैं आपको बहुत कड़वा लगता है, उसके बाद जब आप पानी पीते हैं फिर आपको बहुत मीठा लगता है। तो वही है कि जो उस टाइम पे जैसा हमारा समाज था, रूढ़िवादी समाज था, सेक्स एजुकेशन हमारे यहाँ पे टैबू था, फीमेल्स जो हैं उनके बारे में बात नहीं होती थी, कॉन्शियसनेस के बारे में बात नहीं होती थी। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में ओशो बात करते थे। जब ओशो बात करते थे तो दुश्मन लगते थे लोगों को। तो इसलिए वो उस टाइम पे इनवैलिड थे, इसलिए उस टाइम पे उनका इतना तिरस्कार हुआ। और आज वो इसलिए वैलिड हैं क्योंकि हमारा समाज उतना ग्रो कर गया। और आई एम वेरी हैप्पी कि आज के टाइम पे वो वैलिड हैं। हम जैसे, आप जैसे लोग उनको सुन रहे हैं, क्योंकि इसी से समझ में आता है कि हम पहले से ज़्यादा कॉन्शियस हुए। यूनिसेफ से जुड़ के आपने बहुत काम किया है, तो कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए।
यूनिसेफ एक ऐसी संस्था है जो महिलाओं और बच्चों के लिए काम करती है, और जो हमारा देश है उसमें अगर आप देखें कुपोषण की वजह से हर साल कितने बच्चे मरते हैं, कितनी लड़कियां हैं जो बाल विवाह का शिकार हो जाती हैं, और उस बाल विवाह के बाद जब वो गर्भवती होती हैं तो कितनी बार वो हॉस्पिटल में ही मर जाती हैं, और उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो यूनिसेफ बहुत अच्छा काम करती है ऐसे जो वर्ग हैं महिलाओं के और बच्चों के, उनके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी ने मुझे इतना कुछ दिया है, हमें सभी को इतना कुछ दिया, तो हमें भी उसका कुछ हिस्सा सोसाइटी को लौटाना चाहिए। तो यूनिसेफ के इवेंट्स में मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कुछ दे पा रही हूँ, क्योंकि लेने की आदत हम सभी की होती है। हम सोचते हैं इधर से भी कुछ ले लें, उधर से भी कुछ ले लें, बट देने की इच्छा बहुत कम है लोगों में। तो यूनिसेफ में आपको जाकर लगता है कि हम बांट भी सकते हैं, और जब बांटते हैं तो खुशी होती है। तो मैंने एक बार एक लाइन भी लिखी थी कि कहानियाँ दोहराई जाती हैं, किरदार बदलते रहते हैं, क्योंकि आज किसी और को ज़रूरत है, कल को हो सकता है मुझे किसी की ज़रूरत हो। कि कहानियाँ दोहराई जाती हैं, किरदार बदलते रहते हैं, और इत्र लगाने वाले जिस्म से ज़्यादा फूल बांटने वालों के हाथ महकते हैं। वाह, बहुत आप मुझे इस वक्त अगर कोई अच्छी सी चीज़ खरीद कर ला कर दे दें तो मैं एकदम से उसको देख के बहुत खुश हो जाऊंगी, वो इंस्टेंट हैप्पीनेस होगी। बट अगर मेरे थोड़े से भी हेल्प से किसी की लाइफ चेंज हो जाए तो वो हैप्पीनेस उसकी लाइफ में लाइफ लॉन्ग रहेगी, और वो मेरी लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होगी। बिल्कुल मैम। मैम, आप इतना कुछ करती हैं, तो इन सब में से आप अपने आप को क्या मानती है सबसे ज़्यादा? जैसे रीडर नाइस रीडर, क्योंकि मैं बहुत किताबें पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है किताबें पढ़ना, और शायद राइटिंग जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं रीडर होने का सबूत होता है। जब आप बहुत पढ़ते हैं तो आप ह्यूमन इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप अलग अलग तरह के लोगों के विचार पढ़ते हैं, तो आप अपने विचारों पर फिर उसके बाद बैठकर सोचते हैं, और आपकी जो सोच है वो बेहतर होती जाती है और आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को एक रीडर होना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, राइटर और सोशल वर्कर, कुछ इन सब चीज़ों को परे रख के अगर आप सिर्फ किताबें भी पढ़ना शुरू कर देना तो आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जो दूसरों के दुख समझता है, सोसाइटी को कुछ देना चाहता है और किसी का नुकसान नहीं करता। और आज के टाइम पे इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। मैम, आप एक बेटी की माँ है और मतलब उसको संभालना साथ साथ में, तो आप कुछ क्या टिप्स देना चाहेंगे अदर ऑथर्स को? जैसे मेरे पास भी 24 घंटे होते हैं और मेरे पड़ोसियों के पास भी 24 घंटे होते हैं, बट वो मुझसे पूछते हैं कि यार तुम कैसे कर लेती हो, तुम इवेंट्स में भी चली जाती हो, तुम लिख भी लेती हो, तुम पढ़ भी लेती हो, तुम बेटा भी संभाल लेती हो, मैं उसको क्रिकेट एकेडमी भी छोड़ के आती हूँ, लेके भी आती हूँ। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी चाहत क्या है, आपकी विल क्या है। इतने से थे हम जब हमने पढ़ा था कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ पर इच्छा होती है वहाँ पर रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। तो ये काम जो मैं कर रही हूँ ये मेरी इच्छा के काम है। मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे लिखना पसंद है, मुझे स्टेज पे परफॉर्म करना पसंद है, तो मैं उसके लिए वक्त निकाल लूँगी। लेकिन जो काम आपको पसंद ही नहीं होगा तो आप उसके लिए कभी वक्त निकाल ही नहीं पाएंगे। और जहाँ तक रही पेरेंटिंग की बात, तो हमें ऐसा लगता है कि हम जब 24 घंटे बच्चे को कुछ ना कुछ तलकर खिलाते रहेंगे, उसको हाथ में कपड़े पकड़ाते रहेंगे, उसको हाथ में सामान देते रहेंगे, तो शायद हम बहुत अच्छे पेरेंट हैं। बट जब तक हम बच्चे को इंडिपेंडेंट होना नहीं सिखाते ना, तब तक हमारी पेरेंटिंग पे क्वेश्चन मार्क रहता है। बहुत सारी मदर्स को ये लगता है कि मैं 24 घंटे अगर घर में रहूँगी तो मैं बहुत अच्छी मदर हूँ, बट मैंने बहुत सारी ऐसी मदर्स भी देखी हैं जो 24 घंटे घर में रहती हैं लेकिन 18 घंटे उनका बच्चा फ़ोन की स्क्रीन के सामने रहता है। मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं 24 घंटे भी घर से बाहर रहूँ तो मेरे बच्चे के हाथ में 1 मिनट भी फ़ोन नहीं रहता। तो मुझे लगता है कि यही मेरी अचीवमेंट है। मैम, एक रैपिड फायर करेंगे आपके साथ। ओके। तो आपकी फेवरेट बुक? मेरी फेवरेट बुक रश्मि रथी। फेवरेट स्टोरी टेलर? फेवरेट स्टोरी टेलर अभी वाले या पुराने वाले? दोनों बता दीजिए। अगर लिखने की बात करें तो मुझे प्रेमचंद जी की कहानियाँ बहुत पसंद हैं, और सबसे सुंदर किताब अगर बाहर के बारे में कहें तो मुझे हैरी पॉटर बहुत पसंद है। हैरी पॉटर से ज़्यादा सुंदर स्टोरी टेलिंग हो ही नहीं सकती। मैंने उससे खूबसूरत कुछ नहीं पढ़ा है। और अगर हम माइथोलॉजी में जाएं तो मुझे महाभारत में जो लिखा गया है, वो जैसे लिखा है वो बहुत पसंद है। और अगर स्टेज पर स्टोरी टेलिंग की बात करें तो मुझे महक मिर्जा प्रभु एक स्टोरी टेलर है, वो काफ़ी पसंद है। बिल्कुल। निधि कौशिक का फेवरेट स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स क्रिकेट। मेरा बेटा क्रिकेट खेल रहा है और मुझे क्रिकेट देखना भी बहुत पसंद है। और रोल मॉडल?
पता नहीं है। रोज बदलते हैं, रोज बदलते हैं। Time रोल मॉडल कभी किसी को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता कि हम क्या करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को कहा भी है, हम ये कहते हैं मुझे राइटर बहुत पसंद है, मुझे ये एक्टर बहुत पसंद है, मुझे ये स्पोर्ट्समैन बहुत पसंद है। नहीं, आपको उनकी लिखी हुई कोई एक वो पसंद आ सकती, कहानी पसंद आ सकती है, आपको उनका खेला हुआ कोई शॉट पसंद आ सकता है, आपको उनकी कही हुई कोई बात पसंद आ सकती है। आप ओवरऑल किसी को पसंद नहीं कर सकते। तो मुझे कोई भी फेवरेट ऐसे नहीं लगता कि हाँ यही इंसान बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता। सब में कुछ कुछ खूबियाँ होती हैं, तो मैं सबसे कुछ कुछ सीखती रहती हूँ, और मुझे सब में थोड़ी थोड़ी चीज़ें पसंद आती हैं। सब जगह से जहाँ इन्फॉर्मेशन या जो अच्छी चीज़ मिले बटोर लेना चाहिए, ये सब। तो कोई एक रोल मॉडल नहीं है, बहुत सारे हैं। थैंक यू सो मच मैम, बातें अनलिमिटेड में आप आए और आपने अपने इतने सारे थॉट्स और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमसे साझा करी, आपकी बुक के बारे में बताया जी। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बातें अनलिमिटेड में आज सिर्फ इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी अगले गेस्ट के साथ और बात करेंगे उनसे और लाइफ के बारे में। थैंक यू सो मच।